हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में हम लगभग मतलब मोस्टली 3 देशों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला मैं बात करूंगा फ़लस्तीन के बारे में, सेकंड यूक्रेन के बारे में और तीसरा पाकिस्तान के बारे में। इन तीनों देशों की बात करने का इसलिए ज़रूरी है या मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो तीनों के तीनों की जो हालत है, जिसमें यूक्रेन और फ़लस्तीन की तो हालत बहुत ख़राब है, पाकिस्तान की भी हालत किसी से छुपी नहीं है। आर्थिक तंगी में वो जूझ रहा है। अब बात करते हैं पाकिस्तान से पहले फ़लस्तीन की इसलिए बात करते हैं पहले क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ कि जो यूएन के द्वारा जो आपको मालूम होगा इजराइल और फ़लस्तीन का और गाजा का युद्ध चल रहा है और उसमें इजराइल ने क्या किया है, ज़्यादा से ज़्यादा बमबारी की और लगभग 30,000 के समथिंग लोग मारे गए, जो रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही हैं, जिसमें लगभग 21,000 के करीब बच्चे हैं। ये इनिशिएट कब हुआ था आपको मालूम होगा, 7 अक्टूबर का ये घटना थी, जिसमें क्या हुआ, गाजा के जो आतंकवादी थे, हमास मुख्यतः जिन्हें कहा जाता है, हमास के कुछ आतंकवादी एक इजराइल की टेरिटरी में होने वाले वहाँ का जो एक एनुअल फंक्शन है, जो फंक्शन होता था, वहाँ गए और वहाँ फंक्शन में सभी को गोलियां मारी और कई रिहायशी इलाकों में भी गए और वहाँ पर गोलियां मारी। तो लगभग जो रिपोर्ट निकल कर सामने आई वो लगभग 1400 लोगों को मार दिया और 300-400 लोगों को बंदी बनाकर ले गए। अलग अलग रिपोर्ट अलग अलग दावा करती हैं, इस आंकड़े में कुछ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मुख्य बात ये थी कि उन्होंने जो मारा बहुत बर्बर तरीके से मारा। किसी का मतलब बच्चों को, किसी को, जो बच्चे गर्भस्थ थे, जो बच्चे पेट के अंदर थे, या जो माता, जो औरतें प्रेग्नेंट थी, उनको भी मार दिया। ये इसके रिटेलिएशन में फिर इसराइल ने क्या किया, इसराइल ने बमबारी शुरू की, कहाँ की, गाजा की। पूरे गाजा को नेस्तनाबूद कर दिया और मतलब पूरा तहस नहस कर दिया। उसमें गाजा आपको मालूम होगा बहुत छोटी सी जगह है और जहाँ पर फ़लस्तीन के मोस्टली जो जनता है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो इस्लाम धर्म को मानने वाली है, वो बहुत कंजस्टेड इलाके में रहते हैं। अब ऐसे इलाके में आप एक बम गिरा दो तो एक बम से ही आप कितने लोग मारे जाएंगे। तो ये हुआ, ये चल रहा है सिंस लगभग 2 से 3 मंथ हो गए, अक्टूबर से ही समझ लो आप। उसके बाद जैसे ही इजराइल ने कार्रवाई स्टार्ट करी, तब से अभी तक चल ही रही है। अभी हाल ही में क्या हुआ, जैसे भुखमरी वहाँ पे फैली, कई चीज़ें होंगी, खाने को लोग नहीं मिलेंगे, तो यूएन ने कुछ सहायता, या अलग अलग देश उसकी सहायता कर रहे हैं। तो एक ट्रक ऐसे ही पहुंचा वहाँ पर। उस ट्रक के जैसे ही पहुंचते साथ क्या हुआ, लोग भागे, खाना लेने के लिए भागे और सब ये चीज़ लेकर भागे। और उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ पर आई थिंक, जहाँ तक रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही हैं, कि इजरायली सैनिक ही वहाँ पर थे। तो जब वहाँ पर कंडीशन बद से बदतर हुई तो उन्होंने क्या किया, गोली चला दी। कुछ कुछ अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग दावा कर रही हैं, तो गोलियां चलाई तो उसमें लगभग 100-150 लोग तो ऐसे ही मर गए। ये तो रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है। आप अंधाधुंध गोलियां चला दो भीड़ पर तो क्या होगा, ये आप भी समझ सकते हो। तो इसके पीछे बताने का कौन सही है कौन गलत है, इसके प्रति कौन जिम्मेदार है, ये तो बाद में रिपोर्ट में पता चलेगा। लेकिन अगर आप देखो इन तीनों ही लड़ाई में, मतलब आप रसिया यूक्रेन का देख लो, इसराइल हमास देख लो, या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स देख लो, इन तीनों में ही एक मेन प्लेयर है, वो है यूएस। यूएस की पॉलिसी, जब जब डेमोक्रेटिक की गवर्नमेंट रहती है, या जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जो कि बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, वहाँ पर आपको मालूम होगा 2 पार्टी हैं, एक डेमोक्रेटिक एक रिपब्लिकन। तो जब जब डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार वहाँ पर रही है, आप वर्ल्ड में देखोगे कि ऐसे ही तहस नहस, ऐसे ही चीज़ें आपको उथल पुथल दिखाई दे रही होंगी। इसका सबसे बेसिक कारण है कि अमेरिका के जो खुद के हालात हैं, जो आर्थिक हालात हैं, वो एक स्टेगनेट हो गई, उनकी इकोनॉमी स्टेगनेट हो गई है। तो अब डॉलर छाप छाप के वो खुद की इकोनॉमी को बचा तो रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल उनको पे तो करना ही पड़ेगा। तो उससे वो क्या करते हैं कि जो हथियारों की डिमांड है, ऐसे युद्ध अगर वर्ल्ड में चलते रहेंगे तो हथियारों की डिमांड बढ़ती रहेगी, और हथियारों की जब डिमांड बढ़ती रहेंगी तो मोस्टली जो सप्लायर हैं वो कहाँ से आते हैं, अमेरिका से ही आते हैं। तो वो तो अपनी इकोनॉमी के लिए चलाते हैं। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, यूक्रेन का आप देख लो, जेलेंस्की, जो कि अब उस समय भी मुझे लगता था, आज भी मैं उसको सपोर्ट करता हूँ कि ये वेस्टर्न और मुख्यतः यूएस का एक एजेंट था, जिसे जो एक कॉमेडी करता था पहले, उसे एक राष्ट्रपति बनाया गया, और राष्ट्रपति बनाने के बाद आज यूक्रेन को पूरा बर्बाद करके रख दिया। रसिया, नो डाउट हर किसी को मालूम था कि रसिया ही उस वॉर में जीतने वाला है, अगर रसिया यूक्रेन की वॉर होगी। और तीसरा आदमी मतलब बेस्ट,
कब तक किसी चीज़ को सपोर्ट कर सकता है। रसिया ने भी होल्ड की, लगभग 2 साल से वो युद्ध चल रहा है और उसका परिणाम ये हुआ कि आज रसिया इस पोजीशन में है कि वो कंटिन्यूसली यूक्रेन की टेरिटरी क्या करता जा रहा है, हथियाता जा रहा है। और यूक्रेन की हालत क्यों खराब हो गए, यूक्रेन की हालत खराब इसलिए हो गए क्योंकि अमेरिका ने मदद देना बंद कर दिया, क्योंकि अमेरिका को भी लग रहा है कि अब वो रसिया को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो यूक्रेन तो उसी का क्या था, प्यादा था रसिया को हैंडल करने का। रसिया से लड़ाई डायरेक्ट यूएस लड़ाई नहीं कर पाता, तो उसने यूक्रेन को साधन बनाया और अब यूक्रेन को उसी हालत में छोड़ दिया, भूखमरी और ये सब की हालत में छोड़ दिया। वर्तमान हालत आप यूक्रेन के भी देख सकते हो। यही हुआ कहाँ पर, फ़लस्तीन के अंदर। फ़लस्तीन या जो कहें आप वर्तमान गाजा। तो ये आपको समझ में और देखने में मिलता है कि अगर कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के इन्फ्लुएंस में आके खुद की ही अपनी सीमाओं से ऊपर जाके किसी ऐसे निर्णय को, किसी ऐसे युद्ध को या वॉर को एक्सेप्ट करता है, तो उसके परिणाम क्या होते हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हाल ही में आपको मालूम होगा भारत की जो जीडीपी आई है वो 8.4% से लास्ट तिमाही में हमारी जीडीपी ने ग्रोथ दिखाया है। और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर इसी हिसाब से ग्रो करते रहे तो जहाँ वर्ल्ड की बड़ी बड़ी इकोनॉमी क्या हो गई है, मंदी की चपेट में है या मंदी में ही है, वहाँ पर भारत ग्रो कर रहा है। तो आप क्या सोचते हैं, यू कैन कमेंट मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।